नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। दिल्ली में कालकाची के पास भूमिहीन कैंप इलाके में डीडीए के द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने भूमिहीन कैंप इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई पर कहा कि 3 दिन पहले रेखा गुप्ता ने कहा था कि किसी भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आज पूरे भूमिहीन कैंप को खाली कर दिया गया है। क्या बीजेपी चाहती है कि गरीब दिल्ली से भाग जाए? क्या बीजेपी चाहती है कि इन झुग्गियों में रहने वाले यूपी बिहार के लोग जो काम की तलाश में दिल्ली आते हैं वो यूपी बिहार वापस चले जाए? भूमिहीन कैंप के निवासी यहाँ 20 से 40 साल से रह रहे हैं। चुनाव के समय कहते हैं कि जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान देंगे और चुनाव जीतने के बाद बुलडोजर चलाते हैं। 3 दिन पहले रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि किसी भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी गरीब के घर को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए, आपके सामने कितनी फोर्स लगी हुई है, कितने बुलडोजर लगे हुए हैं। पूरे भूमिहीन कैंप को खाली कर दिया गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक एक करके गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं, गरीब इन्वर्टर कहाँ से खरीदेगा? बिजली का दाम बढ़ा दिया है, अब पानी का दाम बढ़ने वाला है, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है, गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गरीब दिल्ली से भाग जाएं? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन झुग्गियों में रहने वाले यूपी बिहार के जो लोग आते हैं दिल्ली में काम की तलाश में, क्या वो सब लोग यूपी बिहार वापस चले जाएं? लेकिन मुख्यमंत्री करिए, कानूनी रूप से किसी को भी हटाया नहीं जा रहा है। जो गैर कानूनी रूप से अतिक्रमण करके बसे हैं उन्हें ही हटाया जा रहा है। भूमिहीन कैंप के निवासी यहाँ पे 20 साल, 30 साल, 40 साल से रह रहे हैं। जब चुनाव का समय आता है तब कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। चुनाव जीतने के बाद बुलडोजर चलाते हैं। कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। भाई, कोर्ट से ऑर्डर कौन लेके आया? कोर्ट से ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए लेके आई, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई, भारतीय जनता पार्टी की डूसिब लेके आई। इन गरीबों के खिलाफ बड़े बड़े वकील पेश करती है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसा लगता है कि वो दिल्ली से गरीबों को हटाना चाहती है, भगाना चाहती है। बटला हाउस में भी ऐसी कार्रवाई होने वाली है, क्या उसके लिए आप लोग कोर्ट का रुख करेंगे कि उस पर रोक लगे? जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी गरीब को देखती है, गरीब का घर तोड़ने में, गरीब की जिंदगी उजाड़ने में हर संभव कदम उठाती है। आप लोग विरोध करेंगे बटला हाउस? बिल्कुल, हम जहां जहां पे भी गरीबों के साथ अत्याचार हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेघालय में राजा रघुवंशी हत्याकांड के 4 आरोपियों को मामले में आगे की जांच के लिए 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद शिलोंग सदर पुलिस स्टेशन लाया गया। सोनम रघुवंशी को भी शिलोंग सदर पुलिस स्टेशन में रखा गया है। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे। हत्याकांड में शामिल और राजा की पत्नी सोनम को पुलिस देर रात शिलोंग के सदर थाने लेकर पहुंची। सोनम को अस्पताल ले जाया गया जहां उसका मेडिकल जांच हुआ। सोनम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस बाकी 4 आरोपियों राज कुशवाहा, विशाल राजपूत, आकाश और आनंद को लेकर शिलोंग पहुंच चुकी हैं। इस बीच खुलासा हुआ है कि जब राजा की हत्या की गई थी उस समय सोनम वहीं मौजूद थी। इस दौरान सोनम का प्रेमी राज मौके पर नहीं था, वो मेघालय नहीं गया, लेकिन शिलोंग पुलिस के मुताबिक उसने पर्दे के पीछे से सारी योजना बनाई थी और वह सोनम के संपर्क में था। राजा रघुवंशी हत्याकांड के 4 आरोपियों को मामले में आगे की जांच के लिए 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद शिलोंग सदर पुलिस से लाया गया है। जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं, सोनम रघुवंशी को भी शिलोंग सदर पुलिस स्टेशन में रखा गया है। पूछताछ जारी है। राजा रघुवंशी के पिता, इस दौरान राजा रघुवंशी के पिता ने कहा कि जो भी इसमें शामिल है, जो लोग इसमें शामिल है, जो आरोपी हैं, उनको फांसी मिलनी चाहिए। सोनम के पूरे परिवार को मालूम था कि सोनम का अफेयर किसी और से है, उनके पिता का कहना है। उनके पिता ने कहा कि रघुवंशी समाज से उन्होंने अपील की है। उनके पिता ने रघुवंशी समाज से, राजा रघुवंशी के पिता ने अपील की है कि रघुवंशी समाज से ये अपील की कि सोनम के परिवार को रघुवंशी समाज से बाहर कर दिया जाए।
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के 78वें जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थक उन्हें बधाई देने के लिए सुबह से ही पहुंचे। लंबा जो समर्थकों का तांता है वो लगा हुआ दिखा और उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जन्मदिन मनाया है। आज लालू प्रसाद यादव, जो कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो और बिहार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं, अपना 78वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। इस खास अवसर पर आरजेडी ने इसे सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। यह दिन सिर्फ लालू प्रसाद यादव के योगदान का उत्सव नहीं है, बल्कि यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और एक राजनीतिक संदेश देने का भी एक अहम मौका बन चुका है। इस दिन आपको बता दें कि इस दिन को लेकर पार्टी ने कई आयोजन किए हैं और यह दिन राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वहीं इससे पहले पटना में राबड़ी देवी के आवास पर एक विशाल 78 पाउंड का केक काटा गया, जिसमें लालू प्रसाद यादव के साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद रहा। जम्मू कश्मीर के कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बहुत अच्छे दर्शन हुए और मुझे उम्मीद है कि हमने जो मांगा है वो पूरा होगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ अमन हो, तरक्की हो, भाईचारा हो और हम आगे बढ़ सके, भारत आगे बढ़ सके और उसका हिस्सा बने, हम उसका हिस्सा बने। जो ट्रेन सेवा शुरू हुई है ये एक बड़ा कदम है, इससे जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बहुत फायदा होगा। बहुत ही अच्छा सफर रहा और आप देखते हैं कि टूरिस्ट भी आ रहे हैं। इस रेल की बड़ी मेहरबानियां हैं कि जो ये शुरू हुआ है, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, हमारा कारोबार बढ़ेगा, हमारा मेवा भी बाहर जाएगा और हमारे लोग आसानी से आप भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। ये बड़ी एक ख्वाब था जो मैंने अपनी जिंदगी में पूरा होता देख लिया। दर्शन भी किया आपने, तो क्या कुछ खुसूसी दुआ रही कश्मीर के लिए? भाईचारा, मोहब्बत और हम लोग तरक्की करें और अमन सबसे बड़ी चीज है। और हम लोग उसको याद करें जिसने सब कुछ मौला ने जो दिया है और उसका जिसने हमें ट्रेन दी है। शुक्रिया। अच्छे दर्शन हुए जनाब और हमें उम्मीद है जो हमने मांगा है वो पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कि अमन हो, तरक्की हो, भाईचारा हो और हम लोग आगे बढ़ सकें, भारत आगे बढ़े और हम सब उसकी तरक्की में आए। कल आप आते में बैठे, कितना खुशी हो रही है आपको आते में बैठे? बहुत खुशी हुई मुझे और क्या कि इस ट्रेन में भी आके जो शुरू हुई है, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक नया कदम है, जिससे हम समझते हैं कि न सिर्फ माता की यात्रा के लोग बहुत आएंगे, बल्कि बहुत से लोग अब भोलेनाथ की यात्रा के लिए भी आएंगे और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बहुत फायदा होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्विट्जरलैंड की 1500 से अधिक नामी कंपनियां जो रिसर्च, प्रिसिशन, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग में काम कर रही हैं, जिनके कंपोनेंट दुनिया में मशहूर हैं, ऐसे कंपनियों के बीच मुझे भारत की बात रखने का मौका मिला। उन्होंने कहा स्विट्जरलैंड के 2 दिवसीय दौरे का पहला चरण समाप्त हो रहा है, यह बहुत सार्थक रहा है, कई क्षेत्रों में निवेश की संभावना है। आपने देखा आज 1500 से अधिक स्विट्जरलैंड की नामी कंपनियां, विशेषकर जो अनुसंधान में हैं, जो प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग में काम कर रही हैं, जिनके कंपोनेंट्स विश्व में प्रसिद्ध हैं, ऐसी कंपनियों के बीच आज मुझे भारत की बात रखने का मौका मिला। मेरे यहाँ के मंत्री, वाणिज्य मंत्री और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर गी पार्मेलिन के अनुरोध पर, उनके आमंत्रण पे मैं आया था और मैं समझता हूँ ये 2 दिवसीय स्विट्जरलैंड का जो आज पहला चरण खत्म हो रहा है दौरे का, बहुत ही सार्थक रहा है। जो $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हम स्विट्जरलैंड से आने की संभावना रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कमिट किया है FTA में, उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कब से लागू होगा सर ये, और किस किस सेक्टर से हम इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं इंडिया में? ये एग्रीमेंट नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड ने तो रेटिफाई कर दिया है। स्विट्जरलैंड का प्रोसेस 2-2.5 महीने और चलेगा। अक्टूबर में अनुमान है कि इसको हम लागू कर पाएंगे और कई सेक्टर्स में निवेश की संभावना दिखती है।
स्पेस के सेक्टर हो, हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग हो, फूड प्रोसेसिंग हो, फार्मास्यूटिकल्स हो। मैं समझता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड ने जो टेक्नोलॉजी में अपनी एक नाम हासिल किया है, उसका पूरा लाभ भारत ले पाएगा, क्योंकि हमारे पास स्किल है, कौशल है, टैलेंट है, हमारे खर्चे कम है भारत में कोई भी चीज़ बनाने के। स्विट्ज़रलैंड में $1 लाख की पर कैपिटा इनकम है, तो यहाँ तो कुछ भी चीज़ बनाई हुई दुनिया की मार्केट में जा ही नहीं सकती है। भारत उनके लिए एक बहुत विश्वसनीय पार्टनर के रूप में, साझेदार के रूप में साबित होगा। Sir, is currently ongoing with the countries EU. Very good progress is happening with the EU. I've had 3 rounds of discussions at ministerial level between 1st May to 3rd of June. In 35 days, we have met thrice. My counterpart Maros Sharkovich is coming down to India on 28th and 29th of June for possibly about the last or second last round of discussions. Our teams are discussing from 16th onwards in Delhi. A round is going on. We have intersessional rounds through video conferencing. Very, very active negotiations are underway. With Oman, we have made significant progress. New Zealand is very keen to conclude quickly. We have a bandwidth problem. The Commerce Ministry is overstretched. We are working with the United States to meet the commitment given to our 2 leaders, President Trump and Prime Minister Modi, to have a bilateral trade agreement tranche 1 by fall, that is by September 2025. Discussions with Peru and Chile are progressing well. So effectively the ministry is completely today engaged with discussions with all continents across the world. Thank you for talking to us. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न सांसदों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बातों को गौर से सुना और यह एक अनौपचारिक चर्चा थी। प्रतिनिधिमंडलों ने जो अपनी बातचीत में लोगों को अवगत कराया, जो उन्होंने अपने संज्ञान में लिया, उस पर चर्चा हुई। अब यह विदेश मंत्रालय पर निर्भर करता है कि जो पौधे या प्रतिनिधिमंडल लगाकर आए हैं विदेशों में, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों की मुख्यधारा से अलग किया जाए, उसको वो कैसे, यानी विदेश मंत्रालय अब कैसे आगे लेकर जाएंगे। देखिए, 7 प्रतिनिधि मंडल जिसमें भारत के कूटनीतिक विशेषज्ञ भी शामिल थे और उसके साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद में जो नुमाइंदे हैं वो भी उसका हिस्सा थे। उन्होंने जो अपनी बातचीत में पाया, जो उन्होंने संज्ञान में लिया, वो उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया। प्रधानमंत्री ने गौर से सुना। बहुत ही एक इनफॉर्मल डिस्कशन थी और इससे जो मसौदा अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों ने इकट्ठा किया था, क्योंकि सभी लोग 10 दिन बाहर लगा के आए हैं और बहुत सारे लोगों से मिलके आए हैं और विभिन्न स्तरों पे मिलके आए हैं, उस सब का एक जो सटीक सार था वो आज लोगों ने एक दूसरे से भी उसके बारे में बात की, प्रधानमंत्री से भी बात की। सर, प्रधानमंत्री का क्या कुछ संदेश रहा, क्योंकि आप लोग सभी जो प्रतिनिधिमंडल से जितने भी सीनियर लीडर्स गए हुए थे, सब एक तो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे आप लोग, और सब देशों तक भारत की आवाज पहुंचाई, आपने पाकिस्तान को एक्सपोज किया। प्रधानमंत्री का क्या कुछ आप लोग के लिए आप लोगों से बातचीत? देखिए, ऐसा है कि प्रतिनिधि मंडलों ने जो अपनी बातचीत में लोगों को अवगत कराया, जो उन्होंने अपने संज्ञान में लिया, उसके ऊपर चर्चा हुई और अब ये भारत के विदेश मंत्रालय पे निर्भर करता है, क्योंकि कूटनीति कोई T20 का मैच नहीं है और अब ये विदेश मंत्रालय के ऊपर निर्भर करता है कि जो पौधे ये प्रतिनिधिमंडल लगा के आए हैं कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राष्ट्रों की मुख्य धारा से अलग किया जाए, उसको वो कैसे आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान ने भी जो है भारत की तरह अपने प्रतिनिधिमंडल बाहर भेजे। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का जो एंटी
टेररिज्म स्क्वाड ये जो कमेटी है उसका वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बन गया, इसको लेके विपक्ष ने काफी हमारे देश में आवाज उठाई है। और इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले कि जो पाकिस्तान ने जो भारत की जो कूटनीतिक जो स्ट्रैटेजी थी उसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान पर। देखिए, पाकिस्तान का जो इतिहास है वो जग जाहिर है। उसामा बिन लादेन को इलाहाबाद में नहीं पकड़े गए थे, वो एबोटाबाद में पकड़े गए थे। जिस डॉक्टर ने उसामा बिन लादेन को पकड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो आज भी पाकिस्तान की जेल में है। जिस तरह से AQ खान ने परमाणु वॉलमार्ट लगाया था और परमाणु और मिसाइल टेक्नोलॉजी विभिन्न देशों को बेचने की कोशिश की थी, इसके ऊपर जो सामरिक लिटरेचर है वो पूरी तरह से उस चीज को अपने संज्ञान में लेता है। तो इसलिए पाकिस्तान का जो पिछले 3-4 दशक का इतिहास रहा है वो उनके प्रतिनिधि मंडलों के सामने आएगा और कोई पाकिस्तान को इस बात पे गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कांग्रेस और सपा जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद और वंशवाद के चक्कर में फंसे हैं। ये सिर्फ देश को लूटने आए हैं। जब जब ये सरकार में आए तब तब लूटा। इनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। कांग्रेस का शासन आप देखा है, सपा का शासन जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, वंशवाद, घोर वंशवाद के चक्कर में लोग फंसे हैं। और इनका राजनीति व्यापार है, मिशन नहीं है। ये क्यों लूटने आए हैं देश को। पहली बार देश आत्मनिर्भर हो रहा है, आम जन आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लखपति बहनें बन रही हैं, लोग बन रहे हैं। आज रोडों का जाल देख लीजिए आप, चारों तरफ सड़कों पर बैठा रोडों का जाल, कहीं से कहीं चले जाइए। लोग इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब एटा जाना होता था, बलिया जाना होता था, आजमगढ़ जाना होता था, घंटों, बुंदेलखंड जाना होता था, घंटों लग जाता भाई। आज सड़कों का जाल देखिए, लखनऊ से एटा आपको जाना हो 3 घंटे का सफर, तो अब पूर्वांचल जाना हो, बलिया जाना हो 4 घंटे का सफर। आज एक सफर ट्रेन का देखो, एयर कनेक्टिविटी देखो, आज बदलाव हुआ है। चाहे धार्मिक स्थलों को देख लो, पहली बार बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम और एक तरह उज्जैन धाम, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण होना, धारा 370 हटना और सब शांति से सब लोग हिंदू, सबका साथ सबका विकास, सभी के विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज उसी का दिन है। सपा और कांग्रेस घोर जातिवाद और घोर वंशवाद की पार्टियां हैं। जब जब आए लूटे, इनके अलावा कोई काम नहीं इनके पास। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लिया। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मेरी सभी से उन्होंने अपील भी की है। उन्होंने कहा कि मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि एक पेड़ अपनी मां के नाम पर आसपास के पार्क में जरूर लगाएं। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सारे देश को मैसेज दिया था कि देश को साफ रखिए, साफ सफाई रखिए, कूड़ा मत फैलाइए, और उसके बाद में जन जागरण एक शुरू हो गया था। ऐसे पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम शुरू किया पर्यावरण दिवस पर 5 जून को, तो 5 महीने के अंदर ही पूरे देश में 100 करोड़ पेड़ लगा दिए गए। इस साल भी दिल्ली सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है और हमारी भी ये है कि पूरे दिल्ली में हम इतने पेड़ लगाएं कि दिल्ली की जो गर्मी है वो भी थोड़ी सी कम हो, दिल्ली का तापमान भी थोड़ा कम हो और दिल्ली वासियों को राहत मिले। इसी दिशा में दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया है, उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि एक पेड़ अपनी मां के नाम पर अपने आसपास के पार्कों में वहां पर अपने हाथों से लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए, ताकि वो बड़ा होगा तो कहीं पर फल देगा, कहीं पे छाया देगा, बाद में लकड़ी भी देगा। तो इसके लिए हमको एक पूरा जन जागरण शुरू करना चाहिए। दिल्ली में सर प्रचंड गर्मी पड़ रही है, समर एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने जारी किया था, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है? लोगों को भी एडवाइजरी है कि वो 10 से 4 बजे के वक्त धूप में ना निकले, एल्डरली और खासतौर पे बच्चे। देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट द्वारा जो हमने आज से 2 महीना पहले दिल्ली समर एक्शन प्लान को जारी किया था,
उसके दौरान में काम हुआ है, फंड का आवंटन हुआ है, बहुत सारे टेंडर हुए हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर हमने प्याऊ बनाए हैं और पानी का भी एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो, सभी घरों में, कॉलोनी में, गांव में पानी पहुंचे, उसके लिए भी हमने कदम उठाए हैं। इसको और अच्छा करने में और आपको बदलाव दिखने में थोड़ा सा समय लगेगा। हम अगले साल तक, क्योंकि अभी हमें केवल 100 दिन हुए हैं, मगर अगले साल तक जितने कार्यक्रम हमने कर दिए, जितने टेंडर हमने कर दिए हैं, उसको होने में थोड़ा समय लगेगा, मगर अगले साल तक और हम सारे दिल्ली वासियों को राहत दे पाएंगे। सर, पानी की क्या स्थिति है दिल्ली के अंदर इस समय? देखिए, पानी की डिमांड अभी हमारी बढ़ गई है, मगर हमारे टैंकर, हमारा जो पूरा वाटर मैनेजमेंट है, हमारे सारे अधिकारी उसको निगरानी कर रहे हैं, कहीं पर भी पानी की कमी ना हो। बहुत सारी जगह पर गंदे पानी की भी समस्या है, तो जो उनके नीचे की वाटर लाइन है उसको चेंज करने की बात है। तो हमारी तरफ से जो काम आज तक इससे पहले की सरकार 10 साल में नहीं कर पाई, उससे ज्यादा काम हमने 100 दिन में हमारी योजना में करके दिखाया है और अभी उसको ग्राउंड पे लाने की बात है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।